बाकी अभी रीडिंग बूस्टर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आ जाइए जल्दी से। पैसेज आपके सामने है, ठीक है, एक बार जस्ट देख लीजिए, 2 स्लाइड है, फिर शुरुआत करते हैं। देखो, टू अचीव अ नेट जीरो इकोनॉमी, वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी एंड यूजेस एंड द यूज ऑफ हाइड्रोजन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर क्रूशियल। कहा गया है, सेंटेंस को यहाँ से शुरुआत से ही समझने की कोशिश करना। टू अचीव क्या बता रहा है? पर्पस, अचीव करने के लिए, उद्देश्य क्या है हमारा? अचीव करना यानी कि हासिल करना। क्या हासिल करना है हमें? अ नेट जीरो इकोनॉमी। नेट जीरो इकोनॉमी हमें मतलब बेसिकली बनाना है अपने आप को। नेट जीरो इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली ये कार्बन एमिशन से रिलेटेड होता है। हम जितना कार्बन एमिट करते हैं, मतलब जितना कम से कम कार्बन एमिट करें, एक परमिशिबल लिमिट होती है कि हर साल आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हैं, उस लिमिट से ऊपर ना जाए तभी नेट जीरो इकोनॉमी होता है। जनरली जो देश होते हैं वो उससे ऊपर चले जाते हैं तो वो नेट जीरो पे नहीं आते। नेट जीरो यानी कि उनको नेट में जीरो चाहिए, ठीक है। तो ये पर्पज ये है कि नेट जीरो इकोनॉमी बनाना है, अचीव करना है हमको। फिर आगे हम क्या कह रहे हैं कि वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन। वाइड स्प्रेड यानी दूर दूर तक फैला हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि चीजों को मतलब इलेक्ट्रिक करना, चीजों को, ये कहना कहा जा रहा है यहाँ पे। किस चीज का? ऑफ एनर्जी एंड यूजेस। एनर्जी का जो अंतिम यूज है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। एंड द यूज ऑफ, और किस चीज का प्रयोग करना है? द यूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज कहां पे? इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल यानी कि जहां पे इंडस्ट्री आपकी लगी हुई है, इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन का प्रयोग, और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना एनर्जी के एंड यूसेज का। जो अंतिम यूसेज होते हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड यूसेज यानी कि लो लेवल पे एनर्जी का यूज, जैसे कार वगैरह चल रही हैं तो वहां पे बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स आजकल आ गई, तो वो यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। आर क्रूशियल, तो ये दोनों ही चीजें क्रूशियल हैं, एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरा यूज ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों चीजें आपकी जरूरी हैं, ठीक है। आगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली आपके, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर करंटली यूज्ड। फॉसिल फ्यूल्स को करंटली यूज किया जाता है डैश फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एंड केमिकल कंपोनेंट। तो फॉसिल फ्यूल्स को न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, बल्कि में हीट प्रोड्यूस करनी हो और जो केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, जैसे कि कार्बन को स्टील मेकिंग में, हाइड्रोजन को अमोनिया प्रोडक्शन में। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर करंटली यूज नॉट ओनली फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो फॉर दिस। देखो वेदर और का तो कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे। नीदर नॉर का मतलब है ना तो इसमें ना इसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स तो यूज करे ही जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं करे जाते हैं, जनरेटर का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, तो किया जा रहा है, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। इधर और ये ऑल्टरनेटिव तो है नहीं कि या तो इसमें करते हैं या इसमें, नहीं, दोनों में ही करते हैं, दोनों में करते हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। आगे फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अगर फ्यूचर को हमें सस्टेनेबल करना है, लंबे टाइम तक हम चीजें को टिका पाए, रोक पाए, ठीक है, प्रिजर्व कर पाए, हाइड्रोजन कैन रिप्लेस, हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, रिप्लेस क्या रिप्लेस कर सकता है? कार्बन को। इन स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग में, एंड डैश इन अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी। अब देखो, जैसे ही आपने देखा कि फॉर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक बात है, तो ये तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब आगे सब्जेक्ट आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिप्लेस आपकी मेन वर्ब है। किस चीज को रिप्लेस करना है? तो कार्बन ऑब्जेक्ट है। इन प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्टील मेकिंग। अब एंड कंजंक्शन है। अब एंड कंजंक्शन के आगे एक तो यूज है, एक यूज्ड है, एक बी यूज्ड है और एक यूजिंग है। क्या आप ये कह सकते हैं कार्बन कैन रिप्लेस, मतलब ये हाइड्रोजन कैन रिप्लेस कार्बन इन यूजिंग इन अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस? नहीं भाई, देखो अगर आपने यूजिंग या फिर यूज दोनों में से कोई भी यूज किया तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। इट मतलब हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है, यही तो कहना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यही तो कहना चाह रहे हैं। अगर सिंगल यूज लिखा तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। हाइड्रोजन किसी चीज को यूज करेगी या हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा?
आप खुद से देखो, एंड आया है, एंड से दो चीजों को जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे क्या, या तो आप पहला दिमाग में ये आएगा कि V1 ING ये है और V1 ING ये है, तो फिर आपको लगेगा यूजिंग आ जाए। लेकिन यूजिंग क्यों गलत है, मैं वो आपको पहले समझाता हूं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन कैन रिप्लेस कार्बन इन यूजिंग इन अदर, तो वो तो सेंस ही नहीं बन रहा है। यूजिंग इन अदर, यूजिंग व्हाट, यूज वर्ब जब भी हम लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, आप कहोगे बिल्कुल। यूज व्हाट, क्या यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है ये तो नहीं बन सकता है। अब आप कहोगे यानी कि ये तो हट गया ऑप्शन में से, क्या यहाँ पे कहीं पे भी V2 आपको दिख रहा है, आप कहोगे नहीं है। अगर इसके पहले V2 नहीं है तो एंड के बाद V2 कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब है कि यूज्ड तो वैसे नहीं आएगा। अब बात आएगी क्या सर हम V1 लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे रिप्लेस V1 है, लगा तो सकते हैं, रिप्लेस V1 है, यानी कि कॉमन हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन कैन यूज। जिस तरीके से यूजिंग को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हाइड्रोजन कैन यूज, क्या यूज कर सकता है हाइड्रोजन, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन कुछ यूज कर रहा है, द आंसर इज नो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है, टेंस कैसा चाहिए, पैसिव। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड, तो बी यूज्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, कैन यहाँ पे पहले से है, बी यूज्ड और लिख दिया, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड, पैसिव स्ट्रक्चर है। और क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। इंडिया सब्जेक्ट है, इज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू सी कि इंडिया देखेगा अ शार्प राइज, एक राइज आना है यानी कि चीजें बढ़ेंगी इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अब देखो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, अब कारण बहुत साफ है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसलिए भी बढ़ेगी कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने बात करी है। तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी ए शार्प राइज, तो इंडिया सब्जेक्ट है, इज आपकी बेसिकली वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म आ गई एक्सपेक्टेड, इसके बाद इन्फिनिटिव आ गया 2+V1 2C, और क्या देखेगा तो सी वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया अ शार्प राइज, तेजी से उछाल, तेजी से बढ़ोतरी, किस चीज में, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ठीक है, क्यों देखेगा ये डिमांड, वाई, पर्पज बताने के लिए 2+V1 आ गया, टू मीट इट्स नेट जीरो गोल, इसका जो नेट जीरो गोल है उसको मीट करने के लिए, यहाँ पे मीट का मतलब पूरा करने के लिए, उद्देश्य पूरा करने के लिए। ठीक है, वाइल सोलार, यहाँ पे हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं और हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं, आर की कंपोनेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ऑफ द रिन्यूएबल मिक्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, हाइड्रो पावर, सोलार पावर और विंड पावर। दे अलोन कैन नॉट फुलफिल इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये तीनों अकेले इंडिया की जो एनर्जी की जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। ये कहा गया है कि ये मेजर सोर्स है, की कंपोनेंट है, लेकिन ये ना इंडिया का जरूरत पूरा नहीं कर पाएंगे तीनों ही मिलके। देयरफॉर, इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी मस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल, इसीलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है, हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100 GB ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी डैश 2047, कहा गया है कि जो भारत सरकार है उसने सेट किया है, देखो हैज के बाद में सेट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुछ आपकी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म में बेसिकली सेम रहती हैं, जैसे पुट हो गया, हर्ट हो गया, सेट हो गया, ठीक है, लेट हो गया, हिट हो गया, ये क्या है, एक जैसी रहती हैं तीनों फॉर्म में, तो इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया है कि टारगेट कि वो अचीव कर लेंगे 100 GB ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। ठीक है, कब तक, 2047 तक, टाइम की डेडलाइन है, टाइम की डेडलाइन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, बाई 2027 मतलब 47, जब तक हम कहते हैं ना कि आई विल बी बैक बाई मंडे, मंडे तक ये कर दूंगा, ट्यूसडे तक ये कर दूंगा, तो बाई का प्रयोग करते हैं, बाई इज द करेक्ट आंसर। जब ये कहते हैं कि कोई काम कब तक नहीं होगा तो टिल या अनटिल लगाते हैं, जैसे मैं अगर ये कहूं कि मैं मंडे तक वापस नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम बैक अनटिल मंडे या टिल मंडे, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं मंडे तक आ जाऊंगा, कोई काम कब तक हो जाएगा, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, आई विल बी बैक बाई मंडे।
तो यहाँ पे बाई का यूज करेंगे। ठीक है, आगे द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको NPCIL कहा गया है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL इज वर्किंग, ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है टू स्टेब्लिश करे अ फ्लीट ऑफ 700 MW प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, यानी कि ये MW प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाने वाला है 700। कौन? NPCIL। ठीक है, फ्लीट, एक फ्लीट का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है बेसिकली। ठीक है, नाव वगैरह के ग्रुप को भी फ्लीट बोल देते हैं। तो ये बनाने वाला है विथ सेवरल, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे, मतलब जिसमें से विथ सेवरल यूनिट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल, जिसमें से कई सारे यूनिट्स जो हैं या तो अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं, मतलब उन पर वो चल चुके हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अभी कंस्ट्रक्शन में। तो उनमें से बहुत सारे यूनिट्स या तो चालू हो चुके हैं, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे आगे बनाए जाएंगे। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से NPCIL हैज प्रपोज्ड, ये जो NPCIL है यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने प्रपोज किया है, क्या प्रपोजल इसका? स्मॉलर 220 MW भारत स्मॉल रिएक्टर्स, यानी कि 700 तो बड़े हैं हैवी वाटर रिएक्टर्स, और 220 MW भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं जिनको BRS कहा गया है, फॉर कैप्टिव यूज, छोटे छोटे यूज के लिए इनको बनाया गया है। डैश इंडियाज कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर PHWR कंपोनेंट्स डोमेस्टिकली, जिससे बेसिकली वो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे इंडिया की कैपेसिटी को, जिससे कि वो PHWR कंपोनेंट्स डोमेस्टिकली बना सकें। अब बढ़ाने के लिए एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है किसी चीज का नेगेटिवली फायदा उठाना, मैनिपुलेट करने का होता है किसी को बेसिकली भटकाना। ठीक है, इन्फ्लुएंस करने का मतलब भी बेसिकली किसी को अपनी बातों में लेना, लिवरेज करने का मतलब होता है बेसिकली बढ़ाना। सो लिवरेज करेंगे वो। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे, एज लो कार्बन सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर राइज इन प्रोमिनेंस, जैसे जैसे लो कार्बन सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जिनमें कार्बन की मात्रा कम होती है, ये बढ़ रहे हैं, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, राइज इन प्रोमिनेंस, ये ज्यादा फेमस हो रहे हैं। मैनेजिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिमांड बैलेंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स, अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिमांड को बैलेंस करना ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स बन रहा है? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, किस चीज की वजह से? एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट एक तो ये रहा, एक ये रहा, यानी कि यहाँ पे हमें कोई नाउन लिखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी और इनफ्लेक्सिबिलिटी, देखो एंड के बाद में नेगेटिव वर्ड है, इनफ्लेक्सिबल होना नेगेटिव बात है, कोई चीज फ्लेक्सिबल है तो अच्छी चीज है। तो नेगेटिव वर्ड अगर एंड के बाद में, तो नेगेटिव वर्ड ही एंड के पहले आएगा, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी तो पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं आ सकता है। इंटरमिटेंसी नेगेटिव वर्ड है, आ सकता है। स्टेडीनेस पॉजिटिव वर्ड है, नहीं आ सकता है। स्पोराडिक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पोराडिक आपका एडजेक्टिव होता है और इंटरमिटेंसी आपका नाउन होता है। इंटरमिटेंट अगर कोई चीज है, इसका मतलब है कि वो इर्रेगुलर है, रेगुलरिटी की कमी है। स्पोराडिक का मतलब है कोई जो छिटपुट होता है, तो स्पोराडिक एडजेक्टिव है, ये तो आ ही नहीं सकता है, तो इंटरमिटेंसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरमिटेंसी यानी कि उसकी बेसिकली इरेगुलरिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। फ्लेक्सिंग न्यूक्लियर प्लांट इज टेक्निकली डिफिकल्ट, क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल है, तो इसको अगर हम फ्लेक्सिबल बनाना चाहें न्यूक्लियर प्लांट को, ये टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है एंड इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है, और इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट भी है, यानी कि बहुत महंगा भी पड़ेगा। अब बेटर सोल्यूशन इज, इससे बढ़िया सोल्यूशन क्या है? टू यूज सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बेसिकली यूज किया जाए हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए, वाया इलेक्ट्रोलाइजर्स। इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइजर्स लगाए जाए जिनसे हाइड्रोजन प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करा जाए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी से, विच कैन ऑपरेट, जो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या करते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं एट वेरिएबल लोड्स, वो अलग अलग प्रकार के लोड्स में मतलब बेसिकली क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं, एंड सर्व इंडस्ट्रियल नीड्स डायरेक्टली, और सीधे के सीधे इंडस्ट्रियल नीड्स को, इंडस्ट्री में जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिड्यूसेस, और इससे क्या होगा? ये रिड्यूस करेगा
रिलायंस ऑन एनर्जी स्टोरेज। अभी तक हम क्या करते हैं कि एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइजर्स लगाएंगे और सरप्लस एनर्जी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिलायंस है, यानी कि जो डिपेंडेंस है हमारी एनर्जी स्टोरेज पे, वो कम होगी। एंड डैश द इनएफिशिएंसीज, और ये जो इनएफिशिएंसीज हैं इनको बेसिकली अवॉइड करेगा। तो देख लेते हैं। देखो, इग्नोर करना और अवॉइड करना है तो सिनोनिम, लेकिन इग्नोर हम व्यक्तियों को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिफिकल्टी हमारे पाथ में आ रही है, हमारे जीवन में कोई मुश्किल है, तो वी शुड अवॉइड दैट डिफिकल्टी। हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर करने का मतलब है टाल दिया है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इग्नोर करना होता है टालना एक तरीके से। यहां पर टालने की बात नहीं कह रहे हैं। जो मुश्किल हमें आ सकती थी वो मुश्किल हमने आने नहीं दी, उसको अवॉइड कर दिया, इग्नोर नहीं करा। तो इग्नोर और अवॉइड एक सेंस में सिनोनिम लगेंगे, लेकिन है नहीं, तो यहां पे ये नहीं हो सकता है। दूसरा, ओवरलुक करना इग्नोर करना ही होता है, तो ये तो सेम हो गए, तो ये नहीं, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा, अवॉइड तो हो ही सकता है, तो ये तो पक्का सही है। और एक है डॉज करना। डॉज करने का मतलब भी एक तरीके से इग्नोर करना ही होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे। तो एंड अवॉइड्स द इनएफिशिएंसीज, जो एफिशिएंसीज की कमी आ रही थी उसको भी बेसिकली ये अवॉइड कर सकता है। किस चीज में इनएफिशिएंसी थी? कर्टेल करना। कर्टेल करना यानी कम करना। किस चीज को? रिन्यूएबल जनरेशन और फ्लेक्सिंग न्यूक्लियर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर प्लांट्स को फ्लेक्सिबल नहीं बना पा रहे थे, रिन्यूएबल जनरेशन को बेसिकली कम नहीं कर पा रहे थे, उसको ये खत्म कर देगा। कौन सी चीज? इलेक्ट्रोलाइजर्स। आगे, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार करेंटली डिफाइंस हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एज ग्रीन हाइड्रोजन। जो रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन बनाते हैं उसको आजकल सरकार क्या कहती है? ग्रीन हाइड्रोजन कहती है। यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से अगर हाइड्रोजन को उत्पन्न किया जा रहा है तो उसको बेसिकली सरकार क्या टर्म देती है? ग्रीन हाइड्रोजन कहती है। बट इट इज प्रपोज्ड, लेकिन ऐसा प्रपोजल है दैट इट इज प्रपोज्ड दैट द टैक्सोनॉमी, यानी कि जो बेसिकली ये टर्म है, टैक्सोनॉमी का मतलब है ये जो नाम है, इसको बेसिकली चेंज कर दिया जाएगा किसमें? लो कार्बन हाइड्रोजन में। अब देखो, इसको शिफ्ट किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि इट इज प्रपोज्ड, पास्ट की बात है नहीं, तो ये नहीं होगा। और दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं है, सिंगल टाइम एक्शन है। अब आपको लगेगा कि सर टैक्सोनॉमी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे ये प्रपोज्ड आ रखा है। जब हम मूड एंड कंडीशनल पढ़ते हैं तो वहां पे मूड में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एक पार्ट आता है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमसे ये कहता है कि अगर हम किसी चीज की डिमांड करें या कोई प्रपोजल रखें और फिर हम दैट क्लॉज की बात करें, तो दैट क्लॉज में सब्जेक्टिव मूड आता है। और सब्जेक्टिव मूड का मतलब ये होता है कि वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कुछ भी हो, बेस फॉर्म आती है। अगर बेस फॉर्म आती है तो बी ऑप्शन सही। जिन लोगों ने मूड नहीं पढ़ा है ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी इस वाले क्वेश्चन में। जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे। प्रपोज्ड आ जाए, इट इज मैंडेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज नेसेसरी, इट इज प्रपोज्ड। ठीक है, तो ऐसे केस में बेसिकली हम क्या करते हैं? बेस फॉर्म लगाते हैं। तो शिफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिफ्ट टू लो कार्बन हाइड्रोजन। इसको थोड़े दिन में लो कार्बन हाइड्रोजन कहा जाएगा, लेकिन अभी इसको ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। बेस्ड ऑन कार्बन एमिशन थ्रेशोल्ड्स, जो कार्बन एमिशन के थ्रेशोल्ड बना सकते हैं, बना रखे। थ्रेशोल्ड का मतलब है एक पॉइंट, दरवाजा एक तरीके से। दिस वुड इंक्लूड, और ये इंक्लूड करेगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस किया गया हाइड्रोजन, उसको भी इंक्लूड करेगा। एंड इनकरेज करेगा डैश बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फॉर बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स। तो कोलैबोरेशन तो लोगों के बीच में होता है, यूनिटी भी लोगों के बीच की है, आइसोलेशन तो अलग करना है, सिनर्जी हो जाएगा। जब दो प्रकार की चीजें मिलके काम करती हैं तो वो एक मतलब जो दो एनर्जीज मिल जाती हैं एक तरीके से, तो वो सिनर्जी बनता है। तो यही बात कह रहे हैं हम कि ये बेसिकली एक तरीके से सिनर्जी को इंक्रीज करेगा। किसके बीच में? इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के और हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे भाई इसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ये जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं इसकी सेंट्रल थीम क्या है? ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है? इसमें बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात तो नहीं करी गई है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एग्रीकल्चर, क्या हमने पूरे पैसेज में कहीं पे एग्रीकल्चर को मेंशन करा है? द आंसर इज नो, ये भी नहीं बनेगा।
इंडियाज स्ट्रेटजी टू अचीव अ नेट जीरो इकोनॉमी। आप कहोगे क्लियर क्लियर यही है, शुरुआत में ही मेंशन कर रखा था। फ्यूचर ऑफ थर्मल पावर, ऐसा भी नहीं है। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि नेट जीरो इकोनॉमी को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज है इसका सबसे बढ़िया सोर्स क्या है आपके हिसाब से। अब पॉलिसी डिस्कशन किस पे, इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन पे। कह सकते हैं भाई पॉसिबल है तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, बाकी ऑप्शंस देखो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, या एक्सीडेंट्स की बात करिए हमने यहाँ पे, द आंसर इज नो। अ साइंस फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरी, क्या ये इमेजिनेशन था, ऐसा भी नहीं है। क्या ये किसी की बायोग्राफी है, द आंसर इज नो। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए बेस्ट टाइटल कौन सा होगा, द डिक्लाइन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में फॉसिल फ्यूल्स का डिक्लाइन, क्या ग्लोबल ट्रेड की बात भी करी गई है, द आंसर इज नो। अ रोड मैप टू इंडियाज नेट जीरो फ्यूचर, पॉसिबल है क्योंकि यही है, नेट जीरो की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल फॉर कार्स एंड कुकिंग, कार की और कुकिंग की कहीं पे बात आई थी, आंसर इज नो। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग थर्मल पावर प्लांट्स, उनके चैलेंजेस होते तो बहुत सारी और बातें होती, ये तो बेसिकली रोड मैप है बेसिकली इंडिया के लिए नेट जीरो जो फ्यूचर है उसका। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रोल ऑफ हाइड्रोजन इन इंडियाज नेट जीरो स्ट्रेटजी। इंडिया के नेट जीरो स्ट्रेटजी में हाइड्रोजन का क्या रोल है। हाइड्रोजन विल कंप्लीटली रिप्लेस, नहीं भाई ये नहीं कहा कि कंप्लीटली रिप्लेस करेगा, कहा गया है कि जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, उससे काम नहीं चल पाएगा, हाइड्रोजन का भी यूज होगा, तो ये कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। कंप्लीटली की वजह से हाइड्रोजन विल ओनली बी यूज्ड फॉर कुकिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन कुकिंग के लिए होगा, इंडस्ट्री में यूज होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट फीजिबल, हाइड्रोजन फीजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूजेबल। ठीक है, हाइड्रोजन विल कॉम्प्लीमेंट, हाइड्रोजन कॉम्प्लीमेंट करेगा यानी कि उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेगा। जो चीज थर्मल एनर्जी और आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पूरा नहीं कर पा रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करेगा बस। नेक्स्ट देखेंगे अगला। वाई इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स का जो यूज है फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन कंसिडर्ड बेनिफिशियल, इसको बढ़िया क्यों माना गया है। दे आर द चीपेस्ट, चीप हैं या सस्ते हैं या महंगे ये नहीं बताया गया। दे कैन ऑपरेट ऑन वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यही तो कहा गया था कि भाई साहब वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे काम कर सकते हैं, इसीलिए जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है न्यूक्लियर पावर की उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि यार ये तो सही लग रहा है। दे रिड्यूस द नीड फॉर बिल्डिंग सोलर प्लांट्स, ऐसा भी नहीं है। दे इनहेंस द इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी को खत्म करते हैं, इनहेंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द ऑथर, इस ऑथर की टोन क्या है। देखो टोन को देख के ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव फील कर रहा है, आदमी को लग रहा है ये चीजें होंगी इंडिया में, ये सब सही हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेचर था। क्या क्रिटिकल है, क्या सब कुछ नेगेटिव था, नहीं, उसको लग रहा है कि ये सब होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। क्या कहीं पर ताने मारे, नहीं। क्या कहीं पर ह्यूमर है, नहीं। एनालिटिकल है, एनालाइज किया है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड है, उसका सोल्यूशन क्या है ये बताया गया है। नेक्स्ट। व्हाट इज इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट, 100 था ना, 100, 2047 तक 100 था। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट डज द वर्ड इंटरमिटेंसी, इंटरमिटेंट होने का मतलब क्या है, स्पोरेडिक होना, रेगुलर ना होना, देख लेते हैं। द अनरिलायबिलिटी एंड वेरिएशन इन पावर सप्लाई फ्रॉम रिन्यूएबल्स, सही बात है, कह सकते हैं, बाकी और देख लेते हैं। कंसिस्टेंट तो इसका एंटोनिम बनेगा, कॉन्टिन्यूअस एंटोनिम बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं वहां पे, तो ये भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर है ये वाला। 220 कौन कह रहा है कि 220 था इसका आंसर, 7 नंबर का 220 है, तो ये तो 100 ही दिखा था यार। बेटा ये 220 ना MW भारत स्मॉल रिएक्टर है, 700 MW प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इंडिया का जो टारगेट है ना वो 100 GW है, क्या है, 100 GW।
ठीक है, इंडिया का टारगेट क्या है, 100 GW ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ये इंडिया का टारगेट है। ठीक है, तो वहां पे मत जाइए जो आप कह रहे हो, तो 100 GW करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 100 GW इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था आज का पैसेज आपका। ठीक है, आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।